हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नए लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रत्यावर्ती धारा। इट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, हम जानते हैं कि धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की धारा के बारे में हम पहले पढ़ के आए हैं जिसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और ये ऐसी करंट है जिसका परिमाण और दिशा परिवर्तित नहीं होती। इसका परिमाण भी समान बना रहता है, दिशा भी समान बनी रहती है। तो ये धारा दिष्ट धारा और इसका स्रोत होता है सेल, बैटरी। ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरे प्रकार की धारा एक और होती है धारा जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एसी। प्रत्यावर्ती, जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट होगा, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जिसका परिमाण प्रतिक्षण परिवर्तित होता है और दिशा एक नियमित अंतराल के बाद परिवर्तित होती रहती है, उसको कहा गया प्रत्यावर्ती धारा। ऑल्टरनेटिंग करंट, जो ऑल्टरनेट चेंज हो रही है डायरेक्शन में और उसका परिमाण निरंतर परिवर्तित हो रहा है, तो उसको कहा गया ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम इसी धारा के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा है क्या और किस प्रकार से इस प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव को उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे ये डेवलप होता है, पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे बाकी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और इंटरेस्टिंग वे में हम आप तक पहुंचाते रहें, और शेयर करने से वो आपके कुछ साथियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आइए स्टूडेंट, अपना टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसको समझने के लिए कैसे उत्पन्न की जाती है, हमने एक आयताकार कुंडली ली है PQRS, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिया है हमने कैपिटल A, और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, तो हमारा कुंडली का तल इस प्रकार से उनके लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, और इसको ओमेगा कोणीय वेग से इस अक्ष के परितः घुमाना शुरू हम कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ इसको घुमाना शुरू करते हैं तो कुंडली से संबद्ध या कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन आता है। और EMI यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है तो वहाँ एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यही घटना कहलाती विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है तो आप नीचे दिए गए लिंक को जाकर के विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर ये कुंडली का तल दिखाया गया है और इसके तल पर डाला गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, और ये हमने एज्यूम किया कि t समय में ये थीटा कोण बना लेता है, जबकि ये लंबवत रखा हुआ है। दोबारा से समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस ली है, ये कुंडली का तल माना है। तो कुंडली के तल पर अगर आप अभिलंब उठाएंगे तो ये होगा, तो प्रारंभ में इनके बीच में कितना एंगल है, 0। और जब ये घुमाना शुरू करते हैं तो आप देखें चुंबकीय बल रेखाएं तो अपनी जगह बनी रहेंगी, मान लीजिए ये है, और ये कुंडली के तल पर आप अभिलंब देखें तो ये लगातार परिवर्तित होगा घूमते हुए। तो t समय में हमने ये मान लिया इनके बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम विद्युत वाहक बल देखेंगे कितना डेवलप यहाँ होगा। ठीक, तो माना कैपिटल A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की एक कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखकर ओमेगा
कोणीय वेग से दी गई अक्ष के परितः घुमाई जाती है। ठीक है। यदि t समय में कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाए, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। इस मूवमेंट पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम देखना चाहते हैं, तो फाई इज इक्वल टू होता है, सिंपली हम जानते हैं बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट होता है बी और एरिया वेक्टर के, एंड दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। चूँकि टी समय में थीटा कोण वो एंगल से रोटेट कर गया है, परंतु कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, या यहीं से अगर आप देखें तो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो देयर फोर फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो ये किस कुंडली के किसी एक फेरे की बात, लूप की हम बात की है, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। यहाँ हम ले सकते हैं कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। अब चूंकि कुंडली को लगातार ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, तो इस कुंडली से संबद्ध यानी कुंडली के फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, दैट मीन्स डी फाई अपॉन डी टी, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे इसका टी के रेस्पेक्ट में। बी एंड ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर ले लें हम, तो यहाँ आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू ओमेगा टी के डिफरेंशियल से हम गुणा करते हैं, तो दैट इज ओमेगा। डिफरेंशियल हम बेसिक पहले से ही पढ़ के आए हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना फ्लक्स परिवर्तन की दर है हर लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल होता है E इज इक्वल टू माइनस एन एंड डी फाई अपॉन टी टी। ये फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है, तो माइनस एन एंड डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू रखें तो माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड यू कैन राइट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी। जब आप कुंडली को रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो आप देखें ना तो फेरों की संख्या n बदल रही है, ना चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल रहा है, ना उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदल रहा है। ओमेगा हमने कांस्टेंट निश्चित कोणीय वेग से घुमा रहे हैं, तो ऑल दीज आर कांस्टेंट। केवल साइन ओमेगा टी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, टी के परिवर्तन के साथ साथ। और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। इसका मतलब जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है उसका अधिकतम मान तब होगा जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, इसको हम E0 कहेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू NBA ओमेगा, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसीलिए विद्युत वाहक बल आ जाएगा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, जहाँ E0 उसका कहलाता है अधिकतम मान या शिखर मान कह सकते हैं इसको, और जिसकी वैल्यू है NBA ओमेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जा रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, तो उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये है हमारा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। अभी तक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल नहीं आया, तो अब आगे इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा नाम इसको क्यों दिया गया, इस विभव को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार कुंडली को घुमाने पर टी और टी बदलने से ई का मान चेंज हो रहा है, जिसका अधिकतम मान ये है। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे अलग अलग कंडीशंस में। सबसे पहले हम ले रहे हैं जब स्मॉल टी इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t और इंटू स्मॉल टी। जरा रखें वैल्यूज़। जब समय 0 है यानी प्रारंभिक समय पर देखें तो वोल्टेज कितना होगा, E इज इक्वल टू कितना होगा E0 साइन और 2π/t और इंटू 0। ये क्या वैल्यू होगी, साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसीलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। अब हम देखें जब t बराबर हो गया है T/4, परिक्रमण काल का 1/4, E इज इक्वल टू E0 साइन 2π/t और इंटू T/4। t गेट्स कैंसिल, तो ये आएगा E0 साइन π/2 और इसकी वैल्यू होती है +1। तो इसका मतलब अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा +E0। थर्ड कंडीशन हम ले रहे हैं जब स्मॉल t इज इक्वल टू हो गया है T/2, हर T/4 टाइम पर देख रहे हैं, तो E इज इक्वल टू होगा E0 साइन 2π/t और समय की जगह क्या रखें, T/2। t गेट्स कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल, तो वी गॉट E0 साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब अब इस समय विद्युत वाहक बल हो जाएगा 0। नेक्स्ट कंडीशन, जब समय है 3T/4, तो E इज इक्वल टू होगा E0 साइन 2π/t और t की जगह क्या रख लें, 3T/4। t गेट्स कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम, तो E0 साइन 3π/2 और इसकी वैल्यू आती है -1। तो इस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा -E0। और लास्ट कंडीशन हम ले रहे हैं जब पूरा एक परिक्रमण काल हो गया है, तो E बराबर होगा E0 साइन 2π/t इंटू t गेट्स कैंसल, E0 साइन 2π और 2π पर वैल्यू फिर हो जाती है 0। तो इस प्रकार से लगातार परिवर्तन हो रहा है। और इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें,
यहाँ हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ले रहे हैं, यहाँ वैल्यू है प्लस E0, यहाँ वैल्यू माइनस E0, इधर लिया है समय, सबसे पहले 0, यहाँ ले रहे हैं T/4, T/2, 3T/4 और देन T। ठीक है, 0 पर कितनी वैल्यू है? 0। T/4 पर वैल्यू हो गई है प्लस E0, यानी यहाँ पॉइंट मिल रहा है। T/2 पर फिर 0, 3T/4 पर माइनस E0, यानी यहाँ पॉइंट, और T पर फिर 0। और इनको अगर हम मिला दें तो इस प्रकार का एक ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब जो विद्युत वाहक बल हमारा प्रेरित हो रहा है उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है। कैसी? आप देखें, लगातार 0 पर कुछ और वैल्यू है, परिमाण कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पहुँच के मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे घटते 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 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रही है मैक्सिमम, और फिर घटते घटते 0। इसका मतलब इस विद्युत वाहक बल का परिमाण प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है और दिशा एक निश्चित समय के बाद बदल रही है, इसीलिए इसको कहा गया प्रत्यावर्ती धारा। और विभव को कहा गया प्रत्यावर्ती विभव और धारा को कहा गया प्रत्यावर्ती धारा। अब हम डिफाइन कर सकते हैं प्रत्यावर्ती विभव को, आपको समझ में भी आ गया होगा। ऐसा विभव जिसका परिमाण प्रतिक्षण परिवर्तित होता है तथा दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती विभव कहलाता है। प्रत्यावर्ती विभव कहलाता है। और जो प्रत्यावर्ती विभव को हम सामान्य रूप से लिखते हैं तो दैट इज V इजकल टू V0 साइन ओमेगा टी। जहां V0 बराबर है प्रत्यावर्ती विभव का अधिकतम मान, जिसे हम कहते हैं शिखर मान। ओमेगा वो कोणीय वेग है जिससे ये परिवर्तित होता है। अब बात आती है प्रत्यावर्ती धारा। जैसे हमने ये एक कुंडली ली थी जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख के घुमा रहे थे, यदि इसका परिपथ पूर्ण है, यानी कुंडली के दोनों सिरों को किसी प्रतिरोध की सहायता से कंप्लीट कर दिया जाए, तो जब परिपथ पूर्ण होता है तो परिपथ में एक धारा बहती है। तो इस परिपथ में भी धारा बहेगी और उसका परिमाण भी लगातार परिवर्तित होगा और दिशा एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित होगी, उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण प्रति क्षण परिवर्तित होता है तथा दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तित होती है,
प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, और इसको सामान्य रूप से जो हम प्रदर्शित करते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू होगा I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो इस प्रकार से किस तरीके से ये डेवलप होती है ये भी हमने ले लिया है, और इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो भी हमने समझ लिया। तो सामान्य रूप से जो आप देखें हमारे घर पर यानी डोमेस्टिक पर्पस से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा सप्लाई की जाती वो यही करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है। ठीक है, लेकिन उसकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा है परिवर्तन की कि हमें दृष्टि निर्बंधता के कारण वो परिवर्तन दिखाई नहीं देते। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इतनी तेज़ी से परिवर्तन के बाद फिर हमें ये बल्ब जलते बुझते दिखाई क्यों नहीं देते, उसे आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने लिया है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा। इसको आप तैयार करिए, ढंग से समझिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे कंपटीशंस के लिए भी। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे इस टॉपिक को आगे ले जाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।